Hello guys, I'm Dr. Dishan, and in the series of my lecture, I'm continuously talking about human system. So today we will discuss about digestive system part 5. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, मतलब जो जीआईटी था अपना एलिमेंट्री ट्रैक्ट था उसको देखा। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स थी उसको अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज अपन वो प्रोसेसेस देखेंगे जो कि डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी इनटेक से लेकर के फूड के इनटेक से लेकर के एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और सारा जो भी प्रोसेस होता है वो सारा इसके अंदर देखेंगे। तो उन प्रोसेसेस को वन बाय वन अपन देखते हैं, ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहला अपन ने देखा है इंजेशन। शॉर्ट में बताऊं तो इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। देन उसके बाद होता है डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना, सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना ताकि वो अदर सेल्स तक पहुंच सके, अदर टिश्यू तक पहुंच सके। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर के आ गया है वो सेल तक जाए और वहाँ पे उसका जो भी फंक्शन है, चाहे रिपेयरिंग का हो, चाहे एनर्जी का हो, जो वटेवर जो उसका फंक्शन न्यू मॉलिक्यूल बायोसिंथेसिस का हो, तो वो जो यूटिलाइजेशन होता है उस न्यूट्रिएंट का वो एसिमिलेशन होता है। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है उसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट से एलिमिनेट करना, पर बॉडी से बाहर निकालना, उसको अपन इजेशन या डिफिकेशन बोलते हैं। तो वन बाय वन इन सबको अपन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना आ रहा है वो है इंजेशन। तो इंजेशन क्या है, लिखा है सबसे पहले इनटेक, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, इसी को अपन बोलते हैं इंजेशन। अब इंजेशन वाली प्रोसेस के अंदर मतलब इनटेक फूड, इसी को अपन इंजेशन बोलते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, तो सबसे पहले तो इनटेक हो गया। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, चबाना, फूड को चबाना। तो लिखा है चीविंग द फूड टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। तो मैकेनिकल फोर्सेस के थ्रू अपन मेस्टिकेट करते हैं फूड को। देन उसके बाद होता है बोलस फॉर्मेशन। बोलस फॉर्मेशन क्या होता है, जो फूड अपन ने अचीव किया वो पार्शियली या कंप्लीटली क्या होता है, स्लाइवा से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मतलब जो स्लाइवा बक्कल कैविटी के अंदर कंटिन्यूस सिक्रेट होती रहती है, जब वो फूड जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको अपन बोलस बोल देते हैं। अब उस फूड को अपन क्या बोलते हैं, बोलस। नेक्स्ट है डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन क्या है, swallowing द फूड, जो अपन निगलने की प्रोसेस होती है। बोलस को निगलना क्या कहलाता है, डीग्लूटी। ठीक है, डीग्लूटिशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, जो सेकंड स्टेप, फर्स्ट हो गया इंजेशन, अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस टू ब्रेक अप फूड इनटू स्मॉलर एंड और सिंपलर कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स दैट कैन बी absorbed और assimilate by the body। तो वही है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। और वो कैसे कन्वर्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स और विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस की बात करूँ तो अपन अपना देख लो, जो अपन चीव करते हैं, तो चीविंग जो है वो एक मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस मतलब एंजाइम्स, एसिड बेस, वो सारा कुछ इस पे जो लगता है की वजह से जो फूड का सिंप्लीफिकेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। अब ये जो सिंपल फॉर्म में फूड अपने को मिला है, अब ये इजीली अपनी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। और एब्जॉर्ब होकर के अपनी बॉडी के बिल्डअप में, एनर्जी में, है ना, ये सब हेल्प कर सकता है। अपनी बॉडी में कोई न्यू बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करना है, या रिपेयरिंग करनी है बॉडी की सेल इंजर्ड हुई है उसको रिपेयर करना है, या फिर मतलब ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि बॉडी के मेकओवर में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्लैंड्स मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और मैंने कहा था कि मैं अभी ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उनके जो एंजाइम्स होंगे उसके लिए अपन अलग से देखेंगे। तो आज अपन वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
वहाँ पे जो स्टार्च होता है वो भी कौन सा, बॉइल्ड स्टार्च, वो टाइलिन एंजाइम, टाइलिन आपको पता है ना, जिसको सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। तो टाइलिन एंजाइम जो है या सैलाइवरी एमाइलेज बोलो, दोनों एक ही बात है। वो बॉइल्ड स्टार्च को अप टू 30% तक डाइजेस्ट कर देता है, किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, और वो दो मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनाते हैं, जो कि डाइसैकेराइड है। ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। तो ग्लूकोज का एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड, मतलब दो ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड आपस में ऐड होते हैं तो माल्टोज डाइसैकेराइड शुगर फॉर्म होती है। ठीक है। ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस में कोई तरह का एंजाइम रिलीज नहीं होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ईसोफेगस में डाइजेशन होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं। नेक्स्ट है स्टमक। तो स्टमक में आपको बताया था मैंने, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन एंजाइम। यहाँ पे दे रखा है कि जो पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो HCl की प्रेजेंस में जो कि पीएच को कहाँ तक ले जाता है, लगभग 1.8 तक ले जाता है। तो वहाँ पे ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म यानी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड की चेन्स होती है, और ये पेप्टाइड्स आपस में मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हो रहा है पेप्टाइड्स के अंदर। एक प्रोसेस होती है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वो क्या होता है, जो अपनी मिल्क प्रोटीन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केजीन प्रोटीन। तो ये केजीन प्रोटीन है। तो वहाँ पे आप देखोगे जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर शुरुआत में ये पेप्सिनोजन और पेप्सिन एंजाइम नहीं बनते हैं, उसकी जगह पे रेनिन एंजाइम होता है। क्लियर। और यहाँ रेनिन के अंदर क्या है, दो एन आपको देखने को मिल रहा है। इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि किडनी के थ्रू भी एक रेनिन एंजाइम सिक्रेट होता है, एक रेनिन सब्सटेंस सिक्रेट होता है, एंजाइम नहीं, एक रेनिन सब्सटेंस सिक्रेट होता है, उसका भी एक अलग फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो रेनिन है वो एक एंजाइम है। तो ये रेनिन में डबल एन आता है। तो इसमें लिखा है नॉट फाउंड इन अडल्ट, अडल्ट में नहीं मिलता, बच्चों में मिलता है, नवजात में मिलता है। तो वहाँ पे जो मिल्क की प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको कर्ड बोलते हैं, कर्ड। ठीक। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का दहीकरण। क्लियर। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन गैस्ट्रिक की तो बात कर ली, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं इमल्सिफिकेशन। तो डाइजेशन के अंदर ही चल रहा है प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, fat globules in the duodenum into the teeny droplets which provide a large surface area on which the enzyme pancreatic lipase can act to digest the fat into fatty acid and glycerol. Emulsification is assisted by the action of the bile salt. आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक फैट का मैक्रोमोलिक्यूल है। जैसे ही बाइल आता है तो बाइल के सॉल्ट इस पर डिपॉजिट होते हैं, और इस फैट को सॉफ्ट कर देते हैं, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, ये इन पे एक्ट करता है, उनको चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है और अटैक करता है। तो इसको सरफेस एरिया अच्छा खासा बढ़ावा मिलता है। अब क्या होता है, चारों तरफ से एंजाइम एक्ट करता है, और ये जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपको पता है जो फैट होती है का सिंपल फॉर्म क्या होता है, मतलब जो ब्रेकडाउन होती है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटती है। वही बात है कि ये एंजाइम लाइपेज जब इम्पैक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट पे, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, और उनका फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम। जो पैंक्रियाज होता है उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वो कुछ एंजाइम रखता है, और वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे बात करते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम के अंदर, सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। यहाँ पे स्टार्च है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बनने वाली डाइसेकेराइड शुगर है। यहाँ पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज हो गया। इसी तरीके से इमल्सिफाइड फैट जो है
वो पैंक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है, जो इसके सिंपल फॉर्म होते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए होते हैं, उनके लिए जो एंजाइम होता है उनको अपन न्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, और वो उसको न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। शुगर, यदि आरएनए है तो राइबोज शुगर, और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस पेयर जो जुड़े रहते हैं, उसकी फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोसाइड करो, एस टी की जगह एस कर दो। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप में जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो शुगर, यदि आरएनए है तो राइबोज शुगर, और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो वो और उसके साथ में जब नाइट्रोजन बेस पेयर आपस में अटैच हो जाते हैं तो जो फॉर्म बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और उस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको अपन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जो ये डीएनए और आरएनए यानी कुल मिला के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, यानी उनकी पॉलीमराइजेशन से, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पेंक्रियाज के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन। अब मैंने बताया था इसके पीछे क्या है, नोजन वर्ड है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसको एक्टिव कौन करता है, तो जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल होता है वहां से एक एंटेरोकाइनेस नाम का एक सब्सटेंस आता है। और ये एंटेरोकाइनेज जो है खुद तो डाइजेशन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्टली वो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है। और किस में एक्टिव करता है, ट्रिप्सिन के अंदर। अब ट्रिप्सिन ये एक तरह की कैस्केड रिएक्शन है। तो जो ट्रिप्सिन है वो आगे चल करके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत है। यार, ये चीज यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको रखना है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। और काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन यहाँ पे भी क्या, ये इनएक्टिव फॉर्म है, उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कुल मिला के आपको मैं फिर से बताऊं तो एंटेरोकाइनेस एक तरह का एंजाइम है, तो ये खुद डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर देता है। जैसे यहाँ पे पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन है जो पैंक्रियास से आता है। अब ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। अब ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, इसके साथ में अदर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जैसे कि, ये तो गलत हो गया, इसको हटा देते हैं अपन। ये देखो, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये दोनों क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर? तो ये दोनों अब क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये प्रोटीन को उसके सिंपल फॉर्म यानी पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स के अंदर क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है या उनका ब्रेक डाउन कर देता है। क्लियर? अब ये पेप्टोन्स आगे फिर फर्दर इनका डाइजेशन होता है और लास्ट में वो अमाइनो एसिड में टूट जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम से प्रोटीन का इस तरीके से पार्शियली डाइजेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पे दे रखा है इंटेस्टाइनल जूस। ये जो अपनी इंटेस्टाइन थी वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड थी उनके जो सिक्रीशन थे और उनके अंदर जो एंजाइम्स थे वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो वहाँ पे एक माल्टेज नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। और एट लास्ट ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपल मोनोसेकेराइड शुगर है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है सुक्रेज एंजाइम जिसको इन्वर्टेज एंजाइम भी बोलते हैं। वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर ही सुक्रोज बनाते हैं। या लैक्टोज जब टूटता है तो वो अपने कंपोनेंट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो लैक्टेज एंजाइम होता है। डाइपेप्टाइडेज जो होता है, डाइपेप्टाइड्स जो है वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की हेल्प से अमाइनो एसिड में टूट जाता है जो कि सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ये चल के आगे अब्जॉर्ब हो जाती है। इमल्सिफाइड फैट जो है वो लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर में
डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटेस्टाइन लेवल पे आते आते जो भी मॉलिक्यूल्स थे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट थे, चाहे प्रोटीन थे, चाहे फैट थी, वो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, अब वो डायरेक्टली अब एब्जॉर्ब होंगे। तो आपने देखा कि बक्कल कैविटी से इंटेस्टाइन तक आते आते इंटेस्टाइन तक आते आते पार्शियली डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद में फिर डाइजेशन हुआ, और लास्ट में इंटेस्टाइन तक आते आते जो भी फूड अपन ने लिया था, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, उनका ऑलमोस्ट क्या हो गया है, इस फॉर्म में डाइजेशन हो चुका है कि अब वो एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन लेवल पे आकर के ऑलमोस्ट फूड का डाइजेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद में जेजुनम और इलियम लेवल पे आते आते वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मतलब अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पार्ट है, वो आगे चल करके फीकल मटेरियल में कन्वर्ट होगा, जिसको डीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू या इजेशन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। तो ये इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, बस वाटर और मिनरल और कुछ ड्रग्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड जो है, देखो पहला अपन ने क्या देखा, इनटेक ऑफ फूड, देन सेकंड अपन ने देखा डाइजेशन ऑफ फूड, अब थर्ड अपन देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, लिखा है न्यूट्रिएंट्स मींस वाटर, न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जीआईटी मींस स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो ये इंटेस्टाइन की वॉल है, इसके अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है ना, अब उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना, ताकि वो इस ब्लड ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के थ्रू सेल तक इन न्यूट्रिएंट तक पहुंचा पाए, सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो आपको पता है जो ब्लड है एक मीडिया प्रोवाइड करता है, और सभी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हेल्प करवाता है। तो जो फूड गट के अंदर या इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, सबसे सिंपल फॉर्म है, उसको कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में डालना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन का। क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है, कैसा उसका अंदर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो देखते हैं। लिखा है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई। तो आप यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें आप प्रोजेक्शन देख रहे हो लार्ज करके, तो आपको ऐसे प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। इन प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विलाई। दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो विलाई क्या करती है, इंटेस्टाइन की वॉल में सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. तो यहाँ पे आप इस विलाई की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर की तरफ एपिथेलियम सेल की एक लेयर है, ठीक है, ये एपिथेलियम सेल की लेयर है, और ये एक फोल्ड आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये एक विलाई की स्ट्रक्चर है। एक विलाई में बाहर की तरफ एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स देखने को मिलती है, और अंदर की तरफ आपको ब्लड कैपिलरी और जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसकी भी सप्लाई आपको देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल। तो ये बीच में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल। यहाँ पे लिम्फ आता है, लिम्फ की सप्लाई होती है। और ये जो आप साइड में आप देख रहे हो वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्रांचिंग है। ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है वो क्या होता है कि जो फूड इस इंटेस्टाइन की, ये ल्यूमन है आपको पता है इंटेस्टाइन की, ल्यूमन में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो इन विलर सेल की जो है उनसे एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होके किसके अंदर चला जाता है, या तो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है या लिम्फेटिक वेसल के अंदर चला जाता है। इसी को अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो आगे अपन देखेंगे जो फैट है वो तो लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और अदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इन एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो इन एपिथेलियल सेल्स भी ये इस तरीके की देखने को मिलती है, यानी इसकी बॉर्डर पे आपको फोल्ड देखने को मिलेगी। और इस तरह की सेल जिसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन या फोल्ड दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं
माइक्रोविलस सेल्स या फिर ये बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग सेल्स, क्योंकि इन पे भी क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक तो खुद विलाई जो है वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा ही रही है, उसके अलावा इन ये जो विलाई के ऊपर जो माइक्रोविलस सेल्स हैं उनके ऊपर भी क्या ऐसे प्रोजेक्शन है, तो और ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एनहांस हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया सेल पे बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इंटेस्टाइन का एक क्रॉस सेक्शन बना दिया और ये ल्यूमन हो गई, और इसके अंदर आपको देखने मिल रहा है, ये फोल्डिंग आपको देखने मिल रही है जो कि विलाई है। विलाई की एक बात आप ध्यान में रखना, विलाई क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की जो फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट है वो विलाई है, विलाई लेवल पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो इस विलाई पे प्रेजेंट जो सेल्स होती है जिसको माइक्रोविलाई या माइक्रोविलस सेल्स बोलते हैं, उनके थ्रू एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, या तो ब्लड वेसल में चला जाता है या लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है, जो मैंने आपको बताया था। फैट जो होती है जनरली लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसा क्यों है फैट के साथ में, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये ल्यूमन है, क्लियर, जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट है जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब ये माइक्रोविलस सेल के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये फैट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब एब्जॉर्ब होते हैं माइक्रोविलस सेल के अंदर जाते हैं, तो बाद में वो लिम्फेटिक वेसल में जाते हैं, ब्लड में नहीं जाते हैं। यानी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, देन फिर उसके बाद में लिम्फेटिक वेसल्स में रन करते करते बाद में एट लास्ट वो ब्लड वेसल में डाले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है वो अपन आगे देखते हैं। ये देखो, फैट क्यों लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू या लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब क्यों होती है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, इसका रीजन यहाँ बताया है। तो आप थोड़ा समझे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, लिपिड है या फैट ग्लोब्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। आपको पता है फैट जो होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है ना। तो फैट के साथ में क्या ऐड होता है, बाइल सॉल्ट होता है। तो बाइल सॉल्ट इस फैट मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और कवर करके इसका सरफेस एरिया कम बढ़ा देते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं या ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो इमल्सिफाइड फैट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, सेंटर में तो क्या है, फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, और उसके चारों तरफ आप देखोगे तो बाइल के सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके बीच में फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं और बाहर की तरफ बाइल सॉल्ट रहता है, इसको अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिशेल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये क्या हो गई, मिसेल फॉर्मेशन। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है जो मिसेल बना हुआ है, अब इस पे लाइपेज एंजाइम बहुत अच्छे से एक्ट कर सकता है, उसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ सकता है, क्लियर। तो ये जो मिसेल है, अब इस पे लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और बाइल सॉल्ट अलग हो जाता है। बाद में आपने देख लिया कि ये इस तरीके से मिसेल बनती है, क्लियर। तो अब क्या होता है, जैसे ये जो फ्री फैटी एसिड या फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल है, अब वो क्या करता है, जो माइक्रोविलस सेल थी, क्योंकि ये सारा क्या है, ल्यूमन है, इंटेस्टाइन ल्यूमन वाला पार्ट है, डाइजेशन वाला, यहाँ पे ल्यूमन में डाइजेशन होता है। अब वो जो विलाई जो थी जिसके ऊपर माइक्रोविलस सेल्स प्रेजेंट थी, अब वहां पे क्या होता है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल है वो अंदर की तरफ एंटर करते हैं, और वापस से यहाँ पे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में ऐड होता है, और वापस से क्या बना देते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं, जो कि फैटी है, जो कि क्या है, फैट है। मतलब यहाँ पे वापस से यदि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में ऐड होते हैं ना, तो वो क्या बना देते हैं, ट्राइग्लिसराइड, जिसको अपन फैटी बोलते हैं, वो फैटी होती है। अब ये फैट अब किसके अंदर आ गई, एपिथेलियल सेल्स के अंदर आ गई। अच्छा, इसको यहाँ पे मिसेल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, जब ये इमल्सिफाइड हुई फैट, फिर उस पर डाइजेशन हुआ, फिर ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल अलग हो गए, अब इनके चारों तरफ क्या हुआ, इनके चारों तरफ वापस से बाइल सॉल्ट लगे और मिसेल फॉर्मेशन हुआ। अब वो मिसेल फॉर्मेशन होकर के क्या किया, ये इस सेल के अंदर एंट्री किया। तो मिसेल क्यों बना, इसका रीजन ये है कि जो फैट का ग्लोब्यूल होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो उसके चारों तरफ जब बाइल सॉल्ट आते हैं और मिसेल फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या कर देते हैं, इसको
इसकी स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज कर देते हैं, इसकी पोलरिटी को इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना एपिथेलियल सेल्स की, वो उसको इजीली क्या कर सके, क्रॉस कर सके। क्लियर? ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेल्स मिलती है। तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक को रिपेल करेंगे, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए बाहर की तरफ बाइल सॉल्ट आ जाता है और वो इजीली ये होती है, मिसेल फॉर्मेशन होता है और मिसेल जो है वो आराम से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। यहाँ पे अभी ये मिसेल बनकर के सेल के अंदर एंट्री हो गया ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। अब इस ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है और वो जो फैट जो कि माइक्रोविलर सेल के अंदर आई है और उस पे जब ये प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है तो उस प्रोटीन से कवर्ड फैट को यानी ट्राइग्लिसराइड को अब अपन एक नाम, नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर आपने देखा होगा फेनेस्ट्रा होते हैं छोटे छोटे। तो उस फेनेस्ट्रा को क्रॉस करके, मतलब ये जो काइलोमाइक्रोन है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो इसको क्रॉस करके ब्लड में नहीं जा पाती। लेकिन यही आप लिम्फेटिक वेसल की बात करो तो उसमें जो फेनेस्ट्रा होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, तो वो इसमें जा सकती है, लिम्फेटिक वेसल में जा सकती है। तो इसीलिए वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती और वो फेनेस्ट्रा के साइज पे और दूसरा जो पोलरिटी रहती है इनकी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ा सा ये पंगा रहता है। तो मेन तो यही रहता है कि वो ब्लड में क्यों नहीं एब्जॉर्ब होती, क्योंकि वहाँ पे जो फेनेस्ट्रा होते हैं वो अप्रोप्रिएट साइज के नहीं होते, तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं। लेकिन लैक्टियल की जो वॉल होती है उसकी जो फेनेस्ट्रा होते हैं वो अप्रोप्रिएट साइज के होते हैं, तो यहाँ पे वो जो काइलोमाइक्रोन है वो एंट्री करके लिम्फ आ जाता है। एट लास्ट जो लिम्फेटिक वेसल है वो जो है आपको पता है वेन के अंदर खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ में मर्ज हो जाती है। तो एट लास्ट जो फैट लैक्टियस के अंदर आई थी यानी लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हुई थी, वो एट लास्ट ब्लड के अंदर डाल दी जाती है और सेल तक पहुंचा दी जाती है। तो ये इस तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले फैट बाइल के साथ इमल्सिफाइड होती है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर मिसेल फॉर्मेशन होता है, फिर वो एंट्री करता है माइक्रोविलर सेल के अंदर, फिर उस ट्राइग्लिसराइड पे प्रोटीन कवर होता है, प्रोटीन कवर होने के बाद में एक फॉर्म बनती है जिसको अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक लार्ज स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो वो लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है लिम्फ में, और लिम्फ एट लास्ट उसको किस में डाल देता है, ब्लड के अंदर। तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन रहता है। लास्ट होता है जो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। लिखा है जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसको बॉडी किस तरीके से यूटिलाइज करती है, तो लिखा है एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, या तो एनर्जी के फॉर्म में, या बिल्डिंग अप यानी जो न्यू टिश्यू है उसके बिल्डिंग अप में, एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है और एब्जॉर्ब हुआ है वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जो है वो अपनी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, क्या उससे एनर्जी लेगी, या जो अपने डैमेज पार्ट है उसको हील करेगी, या कोई न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगी, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है इजेशन और डीफिकेशन। तो इजेशन और डीफिकेशन क्या होता है? इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाय डिस्चार्जिंग और एक्सपल्सिंग देम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक वाया द एनस। तो बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को निकालना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इजेशन या डीफिकेशन। जो एक्सक्रीट्रा होता है अपना फीकल मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना थ्रू दी एनस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। तो ये सारा आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस थे वो कंप्लीट होते हैं और इसके साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।